आज हम स्टार्ट करते हैं उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। जैसा कि पहले लेक्चर में हम जान गए थे कि वर्गीकरण हम किस आधार पर प्राणी जगत का किए। तो प्राणी जगत के अंतर्गत जैसे हम कई स्पीशीज देखे तो उसको वो एक समूह में अलग अलग उनको जगत में बांटना वर्गीकरण की मेन सिद्धांत था। और उनको किसके बेस के आधार पर था, किस आधार पर उन्हें बांटा गया, कोशिका के आधार पर, उनकी कोशिकीय बनावट के आधार पर, उनके ऊतक स्तर के आधार पर, या फिर अन्य ऐसे कई टॉपिक थे जिनके आधार पर हम जीवों को या फिर जो एक क्लास बना है पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसके द्वारा हम सभी जीवों को अलग अलग समूह में रखे। तो उसी में हमने देखा कि वर्गीकरण का मेन किस आधार पर हुआ। तो उसमें हमने पिछली क्लास में जाना पाचन तंत्र के बारे में जाना, प्रसंचरण तंत्र के बारे में जाना, या फिर कोशिकीय स्तर के बारे में जाना, जनन तंत्र तो जानते हैं क्या जनन तंत्र के बारे में हमने जाना। तो उसी प्रकार हम जानते हैं आज कि ऐसा और कौन कौन से पॉइंट थे जिसके आधार पर हम वर्गीकरण को बांटने में हमें सहायता मिली, मतलब क्या क्या उनमें देखा गया कि इन्हें किस तरह इनको बांटा जाए अलग अलग समूहों में। उसी में अगला पॉइंट आता है सममितता। अब सममितता क्या होता है? सममितता जैसे पॉइंट लिखा है यहाँ पर, सममितता बता देते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। सममितता मतलब उनके शरीर की जो बनावट होती है उनको हम किस प्रकार उनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, उसी के आधार पर कि उनके अंतर्गत जो ऑर्गन पाए जाते हैं वे किस तरह बटेंगे। तो अरे सममितता में क्या होती है? अब जैसे कोई जीव है उसको हम यदि दो बराबर, जैसे ये कोशिका होगा तो यदि हम इसे दो बराबर भागों में बांट दिए, कितने भागों में? दो बराबर भागों में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्विपार्श्व सममितता। ऐसे ही एक कोशिका के स्थान पर एक जीव को लेते हैं, यदि उसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो हम ऐसे प्रकार के जीवों को क्या बोलेंगे? ये द्विपार्श्व सममित है। और देखो इसी के दौरान में अरे सममितता आपको बताते हैं कि अरे सममितता जैसे एक कोशिका है ना, एक कोशिका है उसको दो बराबर भागों में बांटे, किस स्थान पर? किसी एक अक्ष से, इसके केंद्र बिंदु से हम इसको बांट रहे हैं, नहीं कि चाहे जहां से मानो वहां से बांट देंगे तो सममितता आएगी ही नहीं। अगर कहीं से भी काट देंगे तो इसके केंद्र अक्ष से डिवाइड करना पड़ता है जिससे ये डिवाइड होते हैं। अब द्विपार्श्व सममितता में केंद्र अक्ष से जब किसी को डिवाइड किया गया तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गए, द्विपार्श्व सममितता। और ये सममितता में क्या होता है कि ये केंद्र से जब डिवाइड किया गया तो द्विपार्श्व सममितता शोध कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया कुछ जीवों में कि उस केंद्र जो रेखा एक गई है उसके अलावा यदि हम जैसे यहां से ले गए तो इस प्रकार मतलब एक केंद्र बिंदु से या फिर एक अक्ष बिंदु से एक द्विपार्श्व सममितता के अलावा भी उसे यदि कई अलग जगह से काटते हैं तो वे एक सममितता शो कर रहे हैं। तो ऐसे प्रकार के हम अरे सममित बोलेंगे। सीधी सी बात कि अरे सममितता वे सममितता होती हैं जिनको हम केंद्र बिंदु से यदि हम डिवाइड करते हैं तो दो से अधिक स्थानों, दो से अधिक नहीं कि मतलब दो से अधिक उनको भागों में डिवाइड कर सकते हैं। केवल दो में अगर रह जाएगा तो द्विपार्श्व सममितता कहलाएगी। ये दो से अधिक सममितता दिखा रही है तो उसे हम अरीय सममितता बोलेंगे। ओके, अब अरीय सममितता में सिलेंट्रेट आते हैं, तीनों पोरा आते हैं, इकानोडर्म आते हैं। ओके, और द्विपार्श्व सममितता में एनेलिडा आर्थ्रोपोडा। पिछली क्लास में शायद हम आपको बताया था कि मतलब जो कार्डेट होते हैं वो द्विपार्श्व सममितता में आते हैं ना, वो बात सही नहीं थी कि मतलब हम अपने आप को बांटे तो द्विपार्श्व सममितता में नहीं आएगी, क्योंकि द्विपार्श्व सममितता में दोनों साइड में जो ऑर्गन
ओके, तो द्विकोरिक या त्रिकोरिक हम संगठन समझते हैं कि ये क्या होते हैं। द्विकोरिक एक चीज, ये स्पंज असममित होता है, इनको हम कहीं से भी काटें या फिर कहीं से भी डिवाइड करें ये सममितता नहीं दिखाएंगे, असममित अर्थात हम इसे बोल सकते हैं। तो द्विकोरिक और त्रिकोरिक हम संगठन समझते हैं। ये भी एक वर्गीकरण का आधार है कि इसके आधार पर भी हम वर्गीकरण किए जीवों का। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या देखते हैं कि जब कोई प्राणी भ्रूणी अवस्था में जब उसका विकास हो रहा होता है तो भ्रूणी अवस्था में जब उसकी जो लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, वे दो प्रकार की कोशिकाओं से आच्छादित रहती हैं। एक तो होती है बाह्य त्वचा अर्थात एक्टोमीटियम और एक एंडोमीटियम। अब बताए थे 3 त्वचा होती है, मतलब कि बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतर त्वचा। तो यदि किसी भ्रूणी अवस्था में उसके भ्रूणी स्तर में उनकी कोशिकाएं जो होती है ना, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, 2 प्रकार के भ्रूणी स्तर डेवलप कर रहे हैं, एक बाह्य एक अंतर। तो ऐसी व्यवस्था को हम द्विकोरिक व्यवस्था बोलते हैं। और त्रिकोरिक व्यवस्था में क्या होते हैं, त्रिकोरिक में ऐसे प्राणी जिनके भ्रूणी अवस्था में तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, अर्थात उसमें मेजोडर्म अर्थात मध्य त्वचा भी उपस्थित होता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम त्रिकोरिक बोलते हैं। अब द्विकोरिक में आते हैं सिलेंट्रेट, और जबकि त्रिकोरिक में आते हैं प्लेटेलमेंथेस से रज्जुकी अर्थात कार्डेटा, इनके बीच मतलब एनिलिडा आएंगे, प्लेटेलमेंथेस आएंगे, मोलस्का आएंगे, आर्थ्रोपोडा आएंगे, इकानोडर्मेटा आएंगे, ये सब जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं त्रिकोरिक, अर्थात उनके अंदर तीनों त्वचाएं पाई जाएंगी, बाह्य अंतर मध्य। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसी के आगे हम देखते हैं प्रगुहा, सीलोम क्या होती है। ये सीलोम भी एक पार्ट होता है वर्गीकरण का, जिसके आधार पर हम वर्गीकरण अर्थात जीवों को बांटने में सहायता मिली। अब सीलोम क्या होता है, ये शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच एक गुहा के रूप में पाई जाती हैं। शरीर भित्ति जो ये हमारी त्वचाएं बताएं, मतलब बाह्य त्वचा, अंतर त्वचा, मध्य त्वचा, ये एवं आहार नाल बोले तो पूरी पाचन तंत्र होती है, बोले लीवर, किडनी जो होती है, सारी चीजें मिलाकर श्वास नाल नहीं होगा, ये जो होता है नली के जिस नली की तरफ भोजन जा रहा है, पूरा पाचन तंत्र हो रहा है, ये सभी आहार नाल के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी दोनों के बीच में एक गुहा पाई जाती है, जिसे हम प्रगुहा बोलते हैं, और इनसे युक्त प्राणी को हम प्रगुहिक प्राणी बोलते हैं। ओके, ये जो होते हैं मेजोडर्म अर्थात मध्य त्वचा जो होती है उससे आच्छादित होते हैं। क्या कि मेजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को ही प्रगुहा बोला जाता है। और देखो ये किनके अंतर्गत पाए जाते हैं, ये एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, ये सब इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसमें, सीलोम के अंतर्गत, अर्थात प्रगुहा इन सब में प्रेजेंट होता है। और देखो कुछ में जो प्रगुहा होता है, सीलोम, ये जो गुहा होती है, ये मेजोडर्म में, बाह्य त्वचा में या फिर अंतर त्वचा में, ये तीनों जगह बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। इसकी कोई एक लोकेशन नहीं होती कि केवल मेजोडर्म में ही पाई जाए, मेजोडर्म से ही आच्छादित हो। ये तीनों प्रकार की कोशिकाओं से आच्छादित रहती हैं, अर्थात कह सकते हैं बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो ऐसे प्राणी को हम बोलेंगे कूट प्रगुहा। उसमें आता है इसके हेलमेंथेज। ओके, कूट प्रगुहा समझ गए, मतलब कि इनके जो प्रगुहा होते हैं, सीलोम होते हैं, वे बिखरे हुए पड़े रहते हैं तीनों स्तर में। और आगुही वे होते हैं जिनमें ये व्यवस्था, ये जो सीलोमिक है, सीलोम है, ये पाया ही नहीं जाता, अर्थात ये एब्सेंट होता है। किसमें, प्लेटेलमेंथेज में। प्लेटेलमेंथेज में सीलोम नहीं पाया जाता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके आगे अभी कुछ और पार्ट हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी जितनी बातें कर रहे हैं
ये सब एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाएंगे, आपको स्टडी करने में आसानी भी होगी। तो इन सब बात तो समझ रहे हैं ना आप लोग कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये विकास की दृष्टि से या फिर वर्गीकरण की दृष्टि से हम बोल रहे हैं कि वर्गीकरण में हमने किन किन बातों का ध्यान किया कि जीवों को उनके कौन कौन से स्तर पर विभाजित किया गया, जिससे हमें पढ़ने में सब किस लिए किया जा रहा है, ताकि हम जीवों को पहचान सकें कि इनके अंतर्गत कौन सा स्तर है, कौन सा संगठन पाया गया है, किस प्रकार की ये क्रियाएं करती हैं। तो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग धारणाओं के आधार पर या फिर अलग अलग पार्ट के आधार पर हम उनके अंदर जो कुछ पाए गए उनके आधार पर हमने बांटा, ताकि हम जीवों को पहचान सके, अच्छी तरह उनका अध्ययन कर सके, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब परेशानी ना हो जीवों को पहचानने में। ओके, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ओके ठीक है, अच्छे से अध्ययन कीजिए। ठीक है।